अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले हमने प्रोपोर्शन को पढ़ा कि प्रोपोर्शन व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। फिर हमने देखा कि हमारे पास उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखा कि वहाँ पे जो हमारे पास जो नंबर्स यूज़ होते हैं A B C D, तो उनको हम क्या कहते हैं, तो वो टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन कहलाती हैं। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट देखा कि हमारे पास जो जो ए होता है जो फर्स्ट टर्म कहलाती है, बी जो है सेकंड टर्म, सी जो है थर्ड टर्म ऑफ प्रोपोर्शन, एंड फोर जो हम डी जो है फोर टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन की बात की हमने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम अभी जो है जो मेरी सेकंड वीडियो है तो इसके अंदर हमने देखा, मैं एक्सरसाइज को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो अब स्टूडेंट्स हम वही जो डेफिनेशन है उसको लेके चलेंगे यहाँ पे। तो हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें तो क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस आर ट्रू। अब देखें स्टूडेंट्स के कहता है कि कौन सी प्रोपोर्शन ट्रू है। तो सबसे पहले ये कि सर क्या मतलब इसका कि ट्रू है। तो ट्रू का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि देखें जैसे हमने प्रोपोर्शन के बारे में कहा था कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइडें क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। इक्वल होंगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। जब इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो होगी तो इट्स मीन्स वो प्रोपोर्शन होगा, तो प्रोपोर्शन होगा तो फिर वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है, ये लिखा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन कहती है कि जब दो रेशियोज के दरमियान जो है, दो रेशियोज के दरमियान जब इक्वलिटी पाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है देखें, जैसे यहाँ पे 5/3 इज़ इक्वल टू 20/12 है। अब देखें इसको स्टूडेंट्स, हम इस फ्रैक्शन को तो हम देखें कोई 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो डिवाइड करता हो, लेकिन ये स्टूडेंट देखें तो ये आपके पास आ रहा है 3 4 12 और 4 5, ठीक है ना, 20। तो 4 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 5/3 इज़ इक्वल टू 5/3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने जब वीडियो दूसरी प्रोपोर्शन की डिफिनेशन के हवाले से बनाई थी तो वहाँ पे मैंने कहा था कि जो रेशो, अगर ए रेशो बी लिखो तो आप उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ए और बी। अगर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन के अंदर हो तो ज़रूरत पड़ने पर आप इसको रेशो में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीन देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5/3 इज इक्वल टू 5/3। तो देखें लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू है। लेकिन अगर हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है 5/3 इज़ इक्वल टू 5/3। यानी जो 5/3 था मैंने इसको रेशो में कन्वर्ट कर दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/3 इज इक्वल टू 5/3। तो अब देखें इक्वलिटी, ये इक्वलिटी ऑफ टू रेशो, तो ये देखें टू रेशोज हैं, इस कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो ये देखें डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो अब हम कहेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका इट्स मीन जो है, जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है, ये हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है ये प्रोपोर्शन का है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन नंबर 1 के एक और पार्ट देखते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर वो ट्रू ना हो तो वो कैसे ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट नंबर 3 को हम देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर कह रहा है कि हमारे पास जो है कहता है कि 11/3 इज़ इक्वल टू 44/65। तो सोल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स हमने कहा है कि हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन क्या कहती है, ये ट्रू कब होगा, जब दोनों इक्वलिटी ऑफ टू रेशो पाई जाएगी तो वो प्रोपोर्शन होगा। तो इट्स मीन स्टूडेंट सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास जो है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ रहा है, 11/13 इज़ इक्वल टू 44/65। अगर स्टूडेंट इसके लेफ्ट साइड को देखें तो 1 के अलावा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करता। अगर मैं 1 पे डिवाइड करूंगा तो फिर भी 11/13 आएगा। इस तरफ 44 और 65 को देखें तो ये भी हमारे पास जो है सिवाय 1 के और किसी टेबल से भी ये नहीं करते, ठीक है ना। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स अगर मैं इनको काटूंगा भी 1 से तो ये 44/65 आएगा। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स ये सॉल्व नहीं होते। तो हम इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे, अपनी डिफिनीशन के मुताबिक बात करेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो 11/3 इज 13 इज इक्वल टू 44/65। क्या इज दीज टू रेशोज आर इक्वल, तो नो।
यहाँ पे 11 है, इधर क्या है 44 है, इधर 13 है, तो इधर क्या है हमारे पास, तो इट्स मीन स्टूडेंट्स ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो इट्स मीन्स ये हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये क्या है, विच इज़ नॉट ट्रू। यानी नॉट ट्रू से मुराद यानी ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शन, ये जो रिलेशन है ये प्रोपोर्शन नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो देखें स्टूडेंट्स हमने इसको देखा, तो इसके मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखा तो ये पहले पार्ट के अंदर इक्वलिटी पाई जा रही थी, दूसरे में इक्वलिटी नहीं पाई जा रही। जब जो जिसमें इक्वलिटी पाई जाए रेशोज़ के दरमियान तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन है, तो वो ट्रू हैं। जिनके दरमियान नहीं पाई जाएगी वो हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं है। तो ये आपके पास था। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 के। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 से जो है हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था, जैसे देखें यहाँ पे 11/13 इज इक्वल टू 44/65, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। यहाँ पे हमारे पास सिंबल यूज़ किया गया प्रोपोर्शन का, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स हम सिंबल जो लिखा है उसके मुताबिक इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हैं दोनों एक ही चीज़ें स्टूडेंट्स। जब इस तरह का क्वेश्चन है आप इसको शार्ट इस तरीके से करें। अगर देखें स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है, अगर हम क्या कहेंगे इस क्वेश्चन की बात करें 11/13 यहाँ पे हमारे पास क्या है 11/13 में जल्दी से आपको ये बता देता हूँ 44/65। तो स्टूडेंट्स अब देखें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11/13। अब इसको इक्वल की जगह में प्रोपोर्शन का साइन डाल देता हूँ और 44/65। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लेंथी हो जाता था, तो इसलिए मैंने अगर इक्वल था तो मैंने इक्वल के हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन पहले से ऑलरेडी लगा होता तो मैंने प्रोपोर्शन का साइन नहीं लगाया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जब साइन ऑफ प्रोपोर्शन लगा हुआ है तो प्रोपोर्शन के लिए मैंने फिर क्या किया, उसको प्रोपोर्शन के हिसाब से जैसे वहाँ पे लिखा गया था उसके मुताबिक लिखा है। वहाँ पे ये था प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हम इसके मुताबिक हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो राइट हैंड साइड। अब देखें, अब आप कहेंगे सर कि यहाँ पे तो आपने मल्टीप्लाई नहीं किया। मैंने बेशक मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमने इक्वलिटी लाने की कोशिश की कि मतलब कि मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो रेशो आ रही हो वो राइट हैंड साइड पे आ रही हो, तो नहीं आई। तो इसलिए मैंने स्टूडेंट्स हमने कहा कि देखें ट्रू है, अगर आई तो हमने कहा ट्रू है, अगर नहीं आई तो हमने कहा नहीं है ट्रू। इस तरह स्टूडेंट्स अब जब इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो आप इसको इसी मेथड से करें। इधर इक्वल का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको फ्रैक्शन इसको फिर हम डिवाइड करके हम इसको सिंपलीफाई करके लिखें, वो फॉर्म में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने जस्ट क्या करना है, इसको डायरेक्ट इस मेथड से करना है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ इक्वल का साइन आ जाए, इस तरह से आ जाए, आप इसको इसी तरह सॉल्व कर लें, रेशो में कन्वर्ट करके इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन के फॉर्म में इस तरह लिख के इसको सॉल्व कर दें। यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये प्रोपोर्शन का साइन है, इक्वल का साइन ही है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके मुताबिक ये है कि हमारे पास जो है क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4 के अंदर कहते हैं 12/6 प्रोपोर्शन 24/12 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन। ये दोनों डेफिनेशन इसकी ट्रू हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ़ A/B प्रोपोर्शन C/D देन प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अब हमने यहाँ पे हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, तो अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं 12/6 प्रोपोर्शन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 24/12। तो ये देखें प्रोडक्ट ऑफ, हमने क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स, तो स्ट्रीम वैल्यूज़ को क्या करें प्रोपोर्शन के अंदर उनका प्रोडक्ट लें, तो 12 × 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये मीन्स हमारे पास हैं, तो 6 × 24। तो यहाँ पे देखें 12 2s are 24, 24 का 4 इधर आ जाएगा, 2 कैरी चल जाएगा, 12 1s are 1 प्लस 12 1s are 12 प्लस 2, तो यहाँ पे हमारे पास 14 आ गया। इसी तरह देखें 6 4s are 24, 24 का 4 इधर आ जाएगा और 2 कैरी चल जाएगा, 6 2s are 12 प्लस 2 तो 14। तो देखें इक्वलिटी आ गई है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इट्स मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इक्वलिटी पाई जाती है। तो हम कहेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास प्रोपोर्शन है, यानी इनके दरमियान, इन दो रेशोज़ के दरमियान इक्वलिटी पाई जाए। ये 144 इज इक्वल टू 144 का मतलब ये कि 12/6 और 24/12 के दरमियान इक्वलिटी पाई जाती है, यानी ये दोनों रेशो आपस में इक्वल हैं, यानी ये डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 6.2 के, कहते हैं 6/2 प्रोपोर्शन 18/4। या स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 6/2 सेम एज 18/4, ठीक है ना।
तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये हमें नहीं पता कि ये सेम है या नहीं है, ये हमने चेक करना है, ठीक है ना। जब वो कहेगा कि ये प्रोपोर्शन है तो फिर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो कह रहे हैं हमें कि चेक करो इनको कि किन में से कौन से हमारे पास सेम है और कौन सी रेशियोज आपस में सेम नहीं है। तो पहले हमने इसके पार्ट नंबर 4 को देखा तो वहाँ पे सेम था, इसके अंदर हमारे पास सेम है या नहीं है ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है 6:2 proportion 18:4 according to the definition of proportion. If A:B proportion C:D, then product of extremes is equal to product of mean. अगर product of extremes यानी जो हमारे पास जो है 6:2 proportion 18:4 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहता है 6:2 proportion 18:4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की बात करेंगे। तो एक्सट्रीम वेरीज क्या हमारे पास 6 और 4, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 6 और 4 है। और यहाँ पे हमारे पास मीन्स क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 18। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 6 4 ज़ार 24, 18 2 ज़ार 36 विच इज़ नॉट इक्वल। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा, अगर देखें इक्वलिटी नहीं, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो इक्वल नहीं है ना। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स विच इज़ नॉट ट्रू, यानी स्टूडेंट्स ये प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है ना, इनके दरमियान इक्वलिटी नहीं पाई जाती। तो इट्स मीन स्टूडेंट ये हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं है ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो हमारे पास जो बॉक्स लगा है यहाँ पे डाला हुआ इसने, इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, यानी ये जो खाली जगह छोड़ी हुई है बॉक्स बनाया हुआ है, एम्प्टी बॉक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या नंबर आता है ये हमने फाइंड करना है। यानी स्टूडेंट देखें ये फर्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है। हमने कहा था ना ये A B C D होता है, तो ये फर्स्ट टर्म है। इट्स मीन स्टूडेंट्स सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म दी हुई है तो फर्स्ट टर्म नहीं है, तो हमने फर्स्ट टर्म मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कहा है कि अगर यहाँ पे देखें इस फॉर्म में हो तो हमने क्या कहा था, यानी किस फॉर्म में हो, यानी यहाँ पे हमारे पास देखें बॉक्स रेशो 13, यहाँ पे हमारे पास सेम एज 55:65। अब स्टूडेंट यहाँ पे वो बात जो हमने क्वेश्चन 1 में किया वहाँ पे हम चेक कर रहे थे, उसमें उसने ये नहीं कहा था कि वो प्रोपोर्शन है, तो वो कह रहा था चेक करके बताओ इनमें से कौन सी प्रोपोर्शन कुछ हैं और कुछ नहीं है, जो हैं वो भी बताओ कौन सी है और जो हमारे पास नहीं है उनके बारे में बताओ। तो वहाँ पे तो हमने ये बताया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वो खुद कहता है, देखें क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास कहते हैं इन फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, कहते हैं ये प्रोपोर्शन है, तो इट्स मीन ये इक्वलिटी इनके दरमियान पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स, तो ये हमारे पास क्या आता है बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 65 इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन तो 13 मल्टीप्लाई बाय 55। अब देखें स्टूडेंट्स इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इट्स मीन यहाँ पे यानी बॉक्स से मुराद मेरी ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है प्रोपोर्शन की वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देखें इसको मालूम करना, तो देखें 65 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 65 को, 13 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइड बाय 65, 65 1 ज़ार 65, 65 1 ज़ार 65, 13 1 ज़ार 13, 13 5 ज़ार 65। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था बॉक्स इज इक्वल टू 55, देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 55 तो 55 1 ज़ार 55 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है बॉक्स किसकी इक्वल है 11 के। इट्स मीन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ रहा है 11 आ रहा है, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन प्रोपोर्शन जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है इसके अंदर वो हमारे पास क्या आ रहा है 11। तो इट्स मीन्स इसका आंसर आ गया क्या 11। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। तो कहते हैं 22 रेशो, वही हमारे पास जो है बॉक्स डाला हुआ है लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी यहाँ पे हमारे पास यानी अब स्टूडेंट्स हमने प्रोपोर्शन की जो है सेकंड टर्म को मालूम करना है 44:52। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि 22 रेशो बॉक्स सेम एज 44:52, यानी 22 रेशो जो बॉक्स की जगह पे जो भी वैल्यू है उसकी रेशो और 44:52 की रेशो जो है वो आपस में क्या है सेम है, ठीक है ना। सेम से मुराद की ये दोनों रेशो तो आपस में इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो यहाँ पे हमारे पास आता है 22 मल्टीप्लाई बाय 52। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स हमारे पास क्या आता है बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 44। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 22 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइड बाय 44।
ये क्यों 44 के बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 44, तो 40 मल्टीप्लाई वाले को हम कैसे ख़त्म करते हैं, डिवाइड करके ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 44 1 ज़ार 44, 44 1 ज़ार 44, 22 1 ज़ार 22, 22 ज़ार 22, 2 ज़ार 22, 2 ज़ार 44। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 52, तो 52 1 ज़ार 52 और डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, तो ये आपके पास 26 इज़ इक्वल टू, तो सेकंड टर्म जो है हमारे पास कितनी आ रही है 26 आ रही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये आपका ऑनलाइन जो क्लास वर्क था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। तो ये स्टूडेंट्स आपका ऑनलाइन होमवर्क है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हमारे पास जो है ये सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट आपने करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का आपने 1 और सेकंड पार्ट आपने सॉल्व करना है। तो जो आप यहाँ पे हमारे पास जो है मैंने इस वीडियो को जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया है। फर्स्ट में हमने सिर्फ प्रोपोर्शन की डेफिनेशंस को और उसके अंदर जो हमारे पास जो उसकी एक्सप्लेनेशन थी वो की है। सेकंड में हमने फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आज का ये जो है तक कंप्लीट आपकी जो है 2 पार्ट्स के अंदर मैंने इसको डिवाइड करके ये वीडियो बनाई है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करें, ऑनलाइन क्लास वर्क पहले सॉल्व करें ताकि आपके लिए आसानी हो। उसके बाद आप क्या करें, आगे होमवर्क को फिर अटैम्प्ट करें, होमवर्क के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये मैंने दोबारा दिया है। तो इसकी यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने दोबारा से इसको दिया ताकि आप इसको सॉल्व करें ऑनलाइन होमवर्क के अंदर ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।